Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the some exercise questions of NCERT. स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में NCERT की कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको दिए भी थे वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। आज की वीडियोस में मैं आपको एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का पढ़ा रहा हूँ जो इस चैप्टर का वैसे फाइनल टॉपिक है और ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपके आगे तक की क्लास में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल। ठीक है ना, इसको अपन गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं और डेनियल सेल भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो बच्चों ये जो सेल होते हैं इनके अंदर हम कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो डिसॉल्व करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं एक टाइप के। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो है वो केमिकलों से प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सेल का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है। तो सेल जो होते हैं बच्चों, जो भी आपके सेल होते हैं उन सेलों में भी एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन ही कंप्लीट होती है, जो हम आज इस टॉपिक से समझेंगे कि आखिर सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है केमिकलों से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम वही चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक सेल की इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल केमिकल चेंजेस को हम यहाँ देखने वाले हैं और उसके आंतरिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर सेल की स्टडी करते हैं, क्योंकि हम रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेल के अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। तो क्या होते हैं गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल, मैं आपको बता दूं। इनके अंदर हम मैं आपको यहाँ डायग्राम समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैंने लिया एक कंटेनर, एक बीकर लिया, ये रहा एक बीकर। ठीक है, ये एक बीकर ले लिया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बना रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर कोई सा भी सॉल्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन वो सॉल्ट जो है वो मेटेलिक सॉल्ट होने चाहिए, लवण होने चाहिए। ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम, ठीक है ना, सल्फेट, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ये मैंने जिंक सल्फेट का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है जिंक सल्फेट, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का विलयन ZnSO4। ठीक है, ये आपका लिया है आपने, सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, सॉल्यूशन। तो मैं सॉल्यूशन को एक्वस लिख देता हूं। ये आपने एक्वस ZnSO4 लिया। और जिस एलिमेंट का आप सॉल्ट लेते हो उसी का सॉलिड फॉर्म आप एक रोड की फॉर्म में यहाँ पर रखेंगे। इट मींस जैसे जिंक सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर डिप की जिंक की रोड। ठीक है, एक रोड लेते हैं, वो भी उसी मेटल की होगी जिस मेटल का सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने जिंक सल्फेट लिया तो आप मेटल भी जिंक की, आपकी जो रोड है, जो आपकी छड़ है वो भी जिंक की होनी चाहिए। तो ये आपकी जिंक रोड हो गई, ये है आपकी जिंक रोड। ठीक है, रोड, रोड का मतलब छड़। ठीक है, तो जिंक सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म में है। इसी तरह एक दूसरा कंटेनर या दूसरा बीकर और हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, दोनों को पास पास रखेंगे। इसके अंदर भी हम यहां पर एक रोड डिप करेंगे, ये डिप की, और ये है आपका दूसरा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सॉल्यूशन आपने लिया है, ये है बच्चों कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये जो रोड है ये कॉपर रोड है, कॉपर की छड़। ये कॉपर सल्फेट एक्वस है, ये कॉपर सॉलिड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस रोड को, इस वाली रोड को और इस वाली रोड को एक इलेक्ट्रिक स्विच से, स्विच जानते हो, दो वायर से कनेक्ट करके और दोनों के बीच में एक स्विच कनेक्ट कर दिया। चाहो तो आप यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा बल्ब भी लगा सकते हो। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हम सब जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट जो होता है वो एक क्लोज सर्किट में, एक बंद परिपथ में फ्लो होता है।
तो क्या अब ये बंद हो गया क्या? देखिए करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन वो इधर आना चाहिए दोबारा, और ये दोनों बीकर तो अभी अलग अलग है। तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए, इस सर्किट को पूरा करने के लिए हम इस दोनों सॉल्यूशन को भी कनेक्ट करेंगे। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कि यू शेप की कांच की रोड लेते हैं, यू शेप, कौन सा शेप? यू। तो यू शेप की कांच की रोड हम इसके अंदर, इस यू शेप की कांच की रोड को हम यहां इसमें डिप कर देते हैं। लेकिन अब इस यू शेप की जो कांच की रोड है इसको बोला जाता है बच्चों सॉल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु, BRIDGE, हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। आखिर इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं? पहली बात, बिकॉज ये दोनों बीकरों को कनेक्ट कर रही है। देखो इससे इधर दोनों कनेक्ट हो रहा है, तो एक किनारे को दूसरे किनारे से कनेक्ट करने के लिए जो वे होता है, जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम ब्रिज कहते हैं, पुल कहते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा वो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, फिर इसमें होके ऐसे होगा। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है या आयंस का जो फ्लो है इसके थ्रू होगा। तो ये ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन, दोनों बीकर के बीच में ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको ब्रिज कहते हैं। और सॉल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयनों का, सॉल्ट का एक सॉल्यूशन एगार एगार जेल में घोलकर, एगार एगार जेल एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें हम कुछ आयनों का सॉल्यूशन बनाकर इसमें भर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एगार एगार जेल में सॉल्यूशन बनाकर उन आयनों को यहां पर भर देते हैं और यहां पर रुई की डॉट लगा देते हैं ताकि वो आयन इसके अंदर गिरे नहीं। ठीक है, खाली इसमें फ्लो हो सकता है, रुई कॉटन की डॉट दोनों तरफ लगा देंगे ताकि जब आयन फ्लो हो सके लेकिन एक साथ नीचे नहीं गिर सके तेजी से। अंडरस्टैंड? तो रुई की डॉट लगा के इसको उल्टा, ये यू शेप है, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट आप भर सकते हो। सॉल्ट में जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, KCl हो सकता है, बहुत सारे आपके सॉल्ट इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपके आयंस होंगे Na, NO2 वगैरह। अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन, इस पूरे सेल को हम कहते हैं गैल्वेनी सेल, इसे कहते हैं हम डैनियल सेल या गैल्वेनी सेल। और इसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस होती है वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए डैनियल सेल, ठीक है, चलिए डैनियल सेल की बात करें, बड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक रोड को तो बोला जाता है एनोड और दूसरी आपके पास जो रोड है उसको बोला जाता है कैथोड। आखिर किसको एनोड और किसको कैथोड बोलेंगे ये देखा जाएगा, वहां पर जो प्रैक्टिकली प्रोसेस होता है उसको देखकर पता लगाया जाता है कि किसको हम एनोड कहेंगे और किसको कैथोड कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। तो आप अलग से याद रखना, ऑक्सीडेशन किस पर होता है? ऑन द एनोड, एट द एनोड, ऑक्सीडेशन एट द एनोड। ठीक है, और रिडक्शन एट द कैथोड। ठीक है, तो रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको डिप करेंगे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जिंक की रोड डाइल्यूट मतलब कम होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। क्या रीजन है कि जिंक यहाँ पर डिक्रीज होता है। ये जिंक की जो रोड है ये धीरे धीरे पहले ऐसी थी लेकिन धीरे धीरे कम होने लग गई। तो जिंक की रोड का वेट, इस जिंक सॉलिड का वेट कम होने लगता है। इसका मतलब जिंक जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, पिघल रहा है, अब धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो रहा है। इट मींस आपका जो जिंक है वो इस सॉल्यूशन में जा रहा है और सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं Zn+2। देखिए जिंक सल्फेट को जब आप तोड़ोगे तो Zn+2 यानी कि आपका जो जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब जाके आपका Zn+2 में जाएगा। बोलो यस और नो। तो आपका जिंक धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आप देखोगे जैसे स्विच ऑन करोगे आपका जिंक का जो रोड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और कॉपर का रोड पे आपका मास डिपॉजिट होने लग जाएगा, यानी कि कॉपर की रोड का वेट इंक्रीज होने लग जाएगा। कॉपर की रोड का वेट तो इंक्रीज होने लग जाएगा और जिंक की रोड का वेट डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जिंक रोड
जिंक रोड जो है वो उसका वेट क्या हो जाएगा, मास, उसका मास, इसका मास तो क्या होगा, डिक्रीज होगा जिंक रोड का मास। और कॉपर रोड का मास, इसका मास क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगर हम बात करें जिंक के अंदर, जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें Zn+2 आयन की इंक्रीज होंगे, तो Zn+2 आयन इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब जिंक सल्फेट आयन जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन का साइन होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहां बनाते हैं, चौकोर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो जिंक सल्फेट की जो सांद्रता है वो यहां पर आपके इंक्रीज होने लग जाएगी। और कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता है, यानी कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन, देखो कॉपर सल्फेट में से Cu+2 आयन जो होते हैं, Cu+2 आयन वो धीरे धीरे इस पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर+2 आयन क्या हो रहे हैं इस पर, डिपॉजिट। और यहां से Zn+2 आयन रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है कुछ बात? तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन है आपका, स्विच ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वैसे ही ऑटोमेटिक Zn+2 आपके, यानी कि जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाएगी और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, जिंक रोड का मास डिक्रीज होगा, कॉपर रोड का मास इंक्रीज होगा। तो पता क्या चला कि जिंक रोड का मास डिक्रीज हो रहा है, इट मींस जिंक रोड पर से Zn+2 आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, इसलिए जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अरे भाई ये आयन इसमें से जाएंगे, यानी कि जो जिंक था सॉलिड, ये जिंक सॉलिड था, वो Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब इस रोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और ये आपका हो जाएगा माइनस चार्ज, और इस पर आएगा फिर आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि कॉपर+2 इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां पर कैथोड जिस पर रिडक्शन होता है, मैंने लिखा था ऑक्सीडेशन एट द एनोड एंड रिडक्शन एट द कैथोड। तो बच्चों यहां पर Cu+2, इस वाली नोड पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, है ना, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक्वस था, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, वहां प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। इट मींस यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज द हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये वाली हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन यानी कि अपचय, क्योंकि +2 से 0 में जा रहा है ये। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन एट द एनोड, वो आपका एनोड होता है। तो दिस रोड इज कॉल्ड एनोड एंड दिस रोड इज कॉल्ड कैथोड। ये वाली बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे। तो हम सबको दिख रहा है यहाँ पर कि Zn+2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, हर एक Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, उस साइड, या प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचा जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हम सब जानते हैं करंट की डायरेक्शन, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है ना, वो करंट की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो जैसे ही इस डायरेक्शन में करंट मूवमेंट करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। यानी कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी, ये आपके करंट यानी कि I, ये आपके करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन होती है कैथोड टू एनोड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि धारा की दिशा क्या होती है, देखो धारा की दिशा, धारा की दिशा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कैथोड टू एनोड, कैथोड से, कैथोड टू एनोड, हिंदी में लिख लो, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा ये हो जाएगी बच्चों एनोड टू कैथोड।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस सेल के अंदर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो बच्चों सर्किट पूरा करने के लिए मेन तो सॉल्ट ब्रिज ही है। होगा क्या, कॉपर आयन यहाँ कम हो गए, सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज कम हो गया, इधर सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज बढ़ गया, तो एक तरफ प्लस चार्ज इंक्रीज हो गया, एक तरफ प्लस चार्ज कम हो गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो इनके इस दोनों सॉल्यूशन के अंदर आयनों की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए कुछ आयन्स यहां से सॉल्ट ब्रिज से मूवमेंट करते हैं। जब आयन मूवमेंट करेंगे तभी चार्ज मूवमेंट करेगा, अंडरस्टैंड। वरना एक टाइम वो आएगा कि यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और इस तरीके से आपका फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि करंट रुक जाएगा। इसलिए सॉल्ट ब्रिज में से जो आयन्स होते हैं वो इधर अगर पॉजिटिव कम हुआ है तो पॉजिटिव आयन इधर चला जाएगा, इधर पॉजिटिव बढ़ा है तो इधर से नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आयनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का ये काम है। इस पूरे को बोलते हैं अपन गैल्वेनी सेल और डैनियल सेल। तो स्टूडेंट्स, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम एंड फॉर कंपटीशन एग्जाम। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस सेल में अगर आपने गौर से देखा, एक इलेक्ट्रोड पर, इन एनोड कैथोड को बोला जाता है इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। इट मींस पूरे सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। दैट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन पहले हम इस सेल को पूरा कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद तो लिखना क्या है वो मैं आपको कभी क्लास में बता दूंगा। फिलहाल अभी आपको ये नोट कर लीजिए, और आज की क्लास के लिए केवल हमें इतना ही समझना है कि किस पर क्या होता है और इस सेल में क्या प्रोसेस होती है। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।